वकील आजर अमरोवी ने लिखा था कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। जगजीत सिंह ने इसे बेहद खूबसूरत तरीके से गाया। बाद में गृह प्रवेश फिल्म में इस नज्म का इस्तेमाल भी हुआ। और कुछ ऐसी ही बात अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वर्सेस पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के बीच में जो झगड़ा चल रहा है वो होने जा रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है कि ममता बनर्जी ने उसके आईपैक के प्रतीक जैन के यहां छापों में दखलंदाजी करके कथित तौर पर 17 अपराध किए हैं और इस मामले की सीबीआई से जांच करवाई जाए। दूसरी तरफ ममता बनर्जी का कहना है कि ये सारा मामला राजनीति से प्रेरित है। ईडी कोई मनी लॉन्ड्रिंग की जांच नहीं कर रहा था, बल्कि वो आईपैक के यहां से उनकी चुनावी तैयारियों से जुड़ी फाइल उठाना चाहते थे और जिसको उन्होंने रोक दिया है। इस मामले में बंगाल की पुलिस ने भी 2 एफआईआर दर्ज की है। पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है अब, और सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि इस मामले में सीबीआई की जांच होनी चाहिए या नहीं। लेकिन इस मामले की शुरुआत कैसे हुई ये हम जान लेते हैं। साल 2020 में सीबीआई ने एक एफआईआर दर्ज की जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की जो कोयले की खदानें हैं वहां से इलीगल खुदाई होती है और कोयले की चोरी भी होती है, और ये सारा गोरख धंधा वहां के राजनेताओं और कुछ सरकारी अफसरों के साथ मिली भगत में चल रहा है। इस मामले में सीबीआई ने 2022 में एक चार्जशीट भी दाखिल की, लेकिन जांच किसी तरीके से पूरी नहीं हो पाई। रायसीना रिपोर्ट्स के पास ये जानकारी है कि अगर ये जांच पूरी तरीके से अपने अंजाम पे पहुंचे तो बंगाल के कम से कम दर्जन भर पब्लिक सर्वेंट जो हैं इसके दायरे में आ जाएंगे। वो अभी शक के घेरे में हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सीबीआई की एफआईआर के बाद अपनी ईसीआईआर दर्ज की थी और उसकी भी वहां पे मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। ये सारा मामला अभी चल ही रहा था 6 साल तक, करीब करीब ठंडा मीठा गरम नरम इस तरीके से चल रहा था। लेकिन अब सडनली इसमें एकाएक तेजी आई जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आईपैक यानी कि राजनीतिक सलाहकार संस्था, जो एक कंपनी है जिसे पहले प्रशांत किशोर चलाते थे, जो अब राजनीति में आ गए हैं, उनके रणनीतिकार प्रतीक जैन के घर और दफ्तर पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने छापे मारे। ये इल्जाम लगाया कि जो ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का घोटाला है उसका कुछ पैसा बंगाल के गोवा गया था और वहां पे आईपैक से जुड़ी हुई कुछ संस्थाओं में इसका खर्चा हुआ। लेकिन ममता बनर्जी इसके बिल्कुल उलट बात कह रही हैं। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में आया कैसे? ईडी ने बताया है कि उसने कलकत्ता हाईकोर्ट में भी इस मामले में लेकर एक पिटीशन दाखिल की थी, लेकिन वो पिटीशन जो है उसकी वहां पे सुनवाई नहीं हो पाई, ठीक से सुनवाई नहीं हो पाई, इसलिए उसे सुप्रीम कोर्ट में आना पड़ा। कलकत्ता हाईकोर्ट में 9 जनवरी को शोर शराबे की वजह से जो सुनवाई नहीं हो पाई थी वो आज हुई। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से पेश हुए वकील एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट में कहा कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपनी छापेमारी के दौरान एक भी आर्टिकल सीज नहीं किया है, उन्होंने कोई रिकवरी नहीं की है। तब तृणमूल कांग्रेस की वकील मेनका गुरुस्वामी ने अदालत से कहा कि एसजी राजू के इस बयान को रिकॉर्ड पे लिया जाना चाहिए कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपनी छापेमारी के दौरान कोई जब्ती नहीं किया, क्योंकि उनकी दरखास्त इतनी भर थी कि उनका पॉलिटिकल डेटा जो है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, इसलिए वो चाहेंगी कि मामले को यही निपटा दिया जाए। और ये देखते हुए कि मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपनी कार्रवाई को वहीं पे निपटा दिया। मामले में सीबीआई की जांच जो है उसकी मांग क्यों की गई है ये भी हम आपको बता देते हैं। सीबीआई की जांच की मांग इसलिए की गई है कि लॉ एंड ऑर्डर हमारे देश में, हमारे देश की संवैधानिक व्यवस्था में राज्य का मुद्दा है और ईडी के पास इसमें एक विकल्प था, पश्चिम बंगाल की पुलिस के पास शिकायत करने को। लगता है ईडी को जायज तौर पर भरोसा नहीं था कि पश्चिम बंगाल की पुलिस जो है, जो कि ममता बनर्जी के अंडर है, वो उसकी सुनवाई करेगी, इसलिए ईडी ने कोर्ट में जाकर गुहार लगाई। अब हम ये भी जान लेते हैं कि आखिरकार
ये मामला, ये जो छापा है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, ये कैसे कैसे होता है और इसमें क्या क्या कानूनी कार्रवाई की जरूरत होती है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में प्रावधान है, उसमें यह बताया गया है कि अगर ईडी किसी मामले में सर्चिज या सीजर करना चाहता है, सेक्शन 17 में है, तो उसमें डायरेक्टर, ईडी के डायरेक्टर या उनके द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी वो लिखित में एक जायज टिप्पणी दर्ज करके, जहां पे उनको शक है कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए कुछ कागजात या प्रॉपर्टी या कुछ और सामान उपलब्ध हो सकता है, उस प्रेमिसेस के यहाँ पे वहां पे वो छापा मार सकते हैं। लेकिन ये सब लिखित में दर्ज होना चाहिए, जो कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का प्रावधान है। अब जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो ये भी पूछा जाएगा कि ईडी ने आखिरकार लिखित में जो छापे को जायज ठहराने के लिए लिखित में क्या दर्ज किया था। दूसरी बात, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत अब सर्चिज और सीजर की वीडियोग्राफी होना जरूरी है। भले ही मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में इसका प्रावधान ना हो, लेकिन अगर प्रावधान नहीं है तो देश का कानून, नया कानून जो है, जो नया प्रोसीजर है, क्रिमिनल प्रोसीजर है, उसमें अगर प्रावधान है तो ईडी को भी इसकी वीडियोग्राफी करनी चाहिए थी। ये की है या नहीं की है, ये भी सुप्रीम कोर्ट में साफ होगा। दूसरी तरफ बंगाल पुलिस का भी कहना है, उन्होंने 2 एफआईआर दर्ज की है ममता बनर्जी की शिकायत पे। उनका कहना है कि उनके पास कुछ वीडियो फुटेज है, कुछ पुलिस अधिकारियों ने बॉडी कैम पे अपने शरीर पर कैमरा लगाया हुआ था, इसके अलावा वहां सीसीटीवी भी है। तो उससे भी सुप्रीम कोर्ट में साफ होगा कि आखिरकार ये छापे की कार्रवाई में किस तरीके से ममता बनर्जी ने दखल दिया, वो दखल किस तरीके का था, किस स्वरूप का था। अगर ये वीडियोग्राफी होती है और या अगर ये नहीं हुई है तो ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन भी है, इस पर भी सवाल खड़ा हो सकता है। लेकिन अब उससे भी बड़ी बात यह है कि आखिरकार 6 साल का जो वक्फा है, अब 2026 आ गया है, शायद नवंबर 2020 में इस मामले में एफआईआर सीबीआई द्वारा दर्ज की गई थी और उसमें 2022 में 2 साल बाद एक चार्जशीट भी फाइल की गई थी। जहां तक मेरी जानकारी है कि सीबीआई की एफआईआर के अगले ही दिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपनी एक ईसीआईआर यानी एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट भी दाखिल कर दी थी। तो उस 6 साल के वक्फे में करीब करीब आखिरकार ये क्या हुआ, कितनी जांच आगे बढ़ी, मुझे जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके लिहाज से कम 1 दर्जन बंगाल के 1 दर्जन आईपीएस आईएएस अधिकारी इस मामले में शक के दायरे में है। कुछ राजनेताओं के नाम का भी जिक्र है। आखिरकार सीबीआई ने उन सब पर इस पूरे वक्फे में कार्रवाई क्यों नहीं की, हो सकता है ये सवाल भी उठे। अगर सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठेंगे तो खाली ममता बनर्जी की दखलंदाजी के ही नहीं उठेंगे, इसमें सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की नीयत पे भी सवाल उठेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत दफा कहा है कि किसी भी फिशिंग और रोविंग इंक्वायरी की इजाजत नहीं होती है। जो जायज तरीके से जांच होनी चाहिए वही इंक्वायरी की, उसी जांच की इजाजत होती है। जाहिर है ममता बनर्जी इसे फिशिंग एंड रोविंग इंक्वायरी के नाम पर खारिज करने की बात कहेंगी। दूसरी तरफ ईडी कहेगा कि हमें इस मामले में हमारे पास पुख्ता सबूत हैं और हमें इस जांच को आगे बढ़ाने में जो हम काम कर रहे थे उसमें ममता बनर्जी ने दखलंदाजी की। बहुत साफ है कि ये मामला ममता बनर्जी की कथित दखलंदाजी तक सीमित नहीं रहने वाला। इसीलिए मैंने पहले कहा था कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। अभी के लिए इतना ही। रायसीना रिपोर्ट से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।